गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 9 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको उपसर्ग और उनसे बनने वाले कुछ शब्द सिखाए थे। क्या सिखाया था? उपसर्ग और उनसे बनने वाले कुछ शब्द। और आज हम क्या सीखेंगे? आज भी हम बच्चों वही सीखेंगे, मतलब कुछ उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं ये सीखेंगे। चलिए, तो एक बार पहले उपसर्ग का रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, मुझे बताइए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द में आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है ना? तो एक बार डेफिनेशन बोलिए। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या फिर उसके अर्थ को बदल दे, या तो उसके शब्द में क्या कर दे, उस शब्द में परिवर्तन कर दे, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या फिर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या फिर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। समझ आया आपको? चलिए, तो अब हम पहले जानते हैं कैसे लगकर। ठीक है, तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, उसके आगे अगर हम कोई भी उपसर्ग लगा देंगे तो उस शब्द का मतलब बदल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिखा सत्य, ठीक है। अब मैंने इसके आगे क्या लगाया बच्चों? आ लगाया। अब बताइए, ये आ क्या है? उपसर्ग है। और सत्य क्या है? मूल शब्द है। सत्य क्या है? मूल शब्द है। और आ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो अब देखो, पहले इस शब्द का मतलब क्या था? सत्य, मतलब सच। और इसके आगे आ लगा तो क्या बन गया? असत्य, मतलब जो चीज सच नहीं है। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया ना? अर्थ में परिवर्तन हो गया ना? बताओ मुझे। हाँ, तो इसीलिए जो शब्द, मतलब ऐसे शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपने देखा कि इसमें जो शब्द है, हमारा मूल शब्द क्या है इसमें? सत्य, पर इसके आगे आ लगकर इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दिया ना। सत्य का मतलब सच होता है और असत्य का मतलब जो सच नहीं है वो असत्य है ना? तो इस सत्य के शब्द में परिवर्तन कर दिया। जो सत्य शब्द था उसमें सिर्फ आ उपसर्ग लगाकर, मतलब आ शब्दांश लगाकर हमने क्या कर दिया? उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। तो बच्चों, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो आ है वो शब्द नहीं है, वो क्या है बच्चों? उपसर्ग है या फिर शब्दांश है। शब्दांश का मतलब क्या होता है बच्चों? शब्दों का अंश। क्या होता है शब्दांश का मतलब? शब्दों का अंश, मतलब शब्दों का छोटा रूप। ठीक है, चलिए अब हम कुछ उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अब हम कुछ उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द क्या है हमारा? बताइए मुझे। तो बच्चों, जो अब हमारा उपसर्ग है, पहला उपसर्ग है, वो है निर। निर का मतलब क्या होता है बच्चों? बिना। निर का मतलब क्या होता है? बिना। और उससे बनने वाले शब्द देखिए, निर्धन। निर्धन। अब आप देख सकते हैं, धन का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? पैसा। ठीक है, अब निर्धन। अब हमने इस शब्द के आगे सिर्फ एक शब्द लगाया, एक उपसर्ग लगाया, निर। तो जब हमने उपसर्ग लगाया निर, तो इस शब्द का मतलब चेंज हो गया, इस शब्द का अर्थ बदल गया। बताइए क्या हो गया? धन, पैसा। और निर्धन जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गरीब है, निर्धन है। समझ आया? चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है बच्चों? बताइए मुझे। निर्दोष। तो इसमें उपसर्ग क्या है? निर। और जो शब्द है वो क्या है बच्चों? दोष। निर्दोष मतलब क्या हुआ? ये उपसर्ग है, पर जब हमारा जो रा होता है उसे हम कहाँ लगाते हैं? आपको पता है ना? कहाँ लगाते हैं बताइए? शब्द के
ऊपर लगाते हैं तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, निर्दोष। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो निर है और जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है, दोष। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि दोष का मतलब क्या होता है, पता है ना आपको क्या होता है? जिसने कोई गुनाह किया हो, जिसने कोई गलत काम किया हो वो दोषी होता है ना, तो उसका वो दोष होता है। ठीक है, अब निर्दोष मतलब जिसने कोई गलत काम नहीं किया है वो निर्दोष है। समझ में आया? चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है बच्चों, बताओ मुझे। निर्भय मतलब जिसे किसी भी बात का भय नहीं है, वो निर्भय है, बिना भय वाला। ठीक है, बिना दोष वाला निर्दोष, जिसने कोई दोष नहीं किया वो निर्दोष है। ठीक है, और निर्भय जिसका मतलब जिसने कोई भय वाला, जिसको किसी से भय नहीं लगता, तो हमारा उपसर्ग क्या है, निर। ठीक है, और हमारा जो प्रत्यय है वो क्या है, जो हमारा बच्चों मूल शब्द है वो क्या है, भय। ठीक है, तो जो हमारा उपसर्ग है वो है निर और हमारा मूल शब्द क्या है, भय। अब निर का अर्थ आपको पता ही था, बिना, मतलब जिसको किसी का भय ना हो उसे हम बोलते हैं निर्भय। निर्भय मतलब जिस व्यक्ति को किसी का भय ना हो। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला शब्द है निर्वाह। क्या है, निर्वाह। निर प्लस वाह क्या बना, निर्वाह। समझ आया? चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला उपसर्ग है हमारा कु। क्या है बच्चों, कु। और कु का मतलब क्या होता है, बुरा। तो बच्चों जो हमारा उपसर्ग है कु, उसका मतलब क्या होता है, बुरा। कु मतलब क्या होता है, बुरा। चलिए तो उसके शब्द देखते हैं। पहला क्या है, कुपात्र। जैसे आपने कल पढ़ा था सुपात्र मतलब अच्छा पात्र, अच्छा बर्तन, ऐसे कुपात्र बुरा बर्तन। कैसा बर्तन, बुरा बर्तन। ठीक है, ऐसे हो सकता है कुपुत्र मतलब बुरा बेटा। कुपुत्र मतलब क्या हुआ बच्चों, बुरा बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है हमारा कुख्यात। क्या है, कुख्यात मतलब जिसकी ख्याति बुरी है, जिसकी प्रसिद्धि कैसी है, बुरी है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कुख्यात। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है, कुमार्ग। अब इसको तो आप समझ ही लीजिए। कु क्या है, आपका उपसर्ग है। मार्ग आप जानते हो क्या होता है, रास्ता। ठीक है ना, तो कुमार्ग मतलब बुरा रास्ता। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिए। तो अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा, कुराज मतलब बुरा राज। जहां पर बुरा राज होता है उसे हम बोलते हैं कुराज। तो बच्चों जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, कु, और मूल शब्द है वो क्या है हमारा, राज। ठीक है, तो क्या बना, कुराज। और कुराज का मतलब क्या होता है, बुरा राज। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है, भर। और भर का मतलब क्या होता है, पूरा। भर का मतलब क्या होता है, पूरा। ठीक है, चलिए उसके कुछ शब्द देखते हैं जो भर उपसर्ग से बने हुए हैं। ऐसे कुछ शब्द देखते हैं। तो पहला शब्द क्या है बच्चों, भर पेट। तो देखिए आपका उपसर्ग है इसमें भर, और आपका जो भी पीछे का मूल शब्द है वो क्या है, पेट। ठीक है, भर पेट। भर पेट कैसे, मतलब जिसका पेट पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ पेट। ठीक है, पूरा भरा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे भर पेट। जैसे किसी बच्चे ने बोला आज तो मैंने भरपेट खाना खा लिया है, मतलब आज मैंने पेट को पूरा भर के खाना खा लिया है, मेरा पेट पूरा भर गया है, उसे हम बोलेंगे बच्चों भरपेट। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है, भरपाई। भरपाई मतलब भर हमारा उपसर्ग है और पाई क्या है, हमारा मूल शब्द है। मतलब किसी भी अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है। बोलते हैं ना कि तुम्हें इसकी पूरी भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब जितने पैसे खर्च हुए थे हमारे या जितना जो भी लगा था वो तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, भरपाई करना। किसी भी काम की भरपाई करते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, भरपाई करना। मतलब पूरा का पूरा काम दोबारा से करना या पूरे काम के पैसे चुकाना, भरपाई करना कहते हैं उसे। ठीक है, तो भरपाई मतलब इसमें मूल शब्द क्या है आपका, पाई, और भर क्या है आपका, उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है बच्चों, भरपूर। क्या है, भरपूर मतलब पूरा भरा हुआ, सब कुछ भरा हुआ है, भरपूर है। जैसे अब किसी ने आपसे बोला
कि खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा। आपने कहा नहीं, भरपूर खाना है, चिंता मत करो, बहुत खाना है ना। तो खाना भरपूर है, या फिर हमारे घर में सुख समृद्धि भरपूर है, कोई कमी नहीं है, उसे हम बोलते हैं भरपूर, मतलब भरा पूरा। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला है भरमार। क्या है? भरमार। भरमार भरमार का मतलब होता है बच्चों फालतू की चीजों की अधिकता, मतलब जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो बहुत ज्यादा होना। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, तो हम कहेंगे किसी से हमारे पास पुराने कपड़ों की भरमार है, मतलब बहुत सारे हैं पुराने कपड़े, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे हैं। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपना अगला उपसर्ग देखते हैं। तो अगला उपसर्ग क्या है बच्चों हमारा? अति। क्या है? अति। और अति का मतलब क्या होता है? बहुत। अति का मतलब क्या होता है? बहुत। जैसे शब्द देखते हैं, अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, अतिरिक्त। ठीक है, अति इसमें हमारा उपसर्ग है, और रिक्त क्या है हमारा? रिक्त क्या है? मूल शब्द है। अति क्या है बच्चों हमारा? उपसर्ग है, और रिक्त क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, रिक्त का मतलब वैसे क्या होता है? खाली। और अतिरिक्त मतलब बहुत कुछ है, इसके अतिरिक्त भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है बच्चों अतिवृष्टि। क्या है? अतिवृष्टि। तो बच्चों जो वृष्टि शब्द होता है उसका मतलब होता है अधिक वर्षा होना। वृष्टि का मतलब वर्षा होना, और अति लग गया उसके आगे तो क्या हो गई? अधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि तो क्या हो गया? वृष्टि का मतलब आपको पता चला क्या होता है? वर्षा होना, और अति लग गई उसके आगे मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होना, अधिक वर्षा होना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला शब्द देखते हैं। तो बच्चों अगला शब्द क्या है हमारा? प्रिय। तो आप जानते हो प्रिय का मतलब क्या होता है? प्यारा। और उसके आगे अति उपसर्ग लग गया तो मतलब क्या हो गया बच्चों? अति प्रिय। मतलब बताओ क्या हुआ? बहुत प्यारा या अधिक प्यारा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो हो गया अधिक प्रिय। ठीक है, अति प्रिय। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला शब्द देखिए। तो अगला शब्द क्या है आपका? अतिक्रम। क्या है? अतिक्रम। तो अति तो लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है? क्रम। वैसे आप जानते हो क्रम का मतलब क्या होता है? किसी भी क्रम में चलना, मतलब किसी भी संख्या में हम चल रहे हैं 1 2 3 वो क्रम हो गए। पर यहाँ पर जब हमने अतिक्रम शब्द जोड़ा, क्रम के आगे जब हमने अति जोड़ दिया तो पता है मतलब क्या निकला? दुरुपयोग। मतलब किसी भी चीज को बेकार में उपयोग करना या फिर उस चीज को बर्बादी करना, उसे हम बोलते हैं दुरुपयोग। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला उपसर्ग है हमारा बच्चों, क्या है अगला उपसर्ग? बताइए जल्दी से। परि। परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या है? परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला शब्द है वो क्या है? परिक्रमा। मतलब चारों ओर की परिक्रमा करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं? परिक्रमा। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है? परिश्रम। परिश्रम तो आप जानते ही हो ना, परिश्रम मतलब मेहनत करना। आप देख सकते हैं आप, श्रम का मतलब क्या होता है बताइए? मेहनत। और परिश्रम चारों ओर से मतलब हर तरीके से मेहनत करना। ठीक है, तो परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब तो जानते ही हो आप, अगला शब्द हमारा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज लाना, किसी चीज को बदलना, परिवर्तन करना किसी चीज में। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अर्थ तो कुछ और था पर मतलब हमारा कुछ और ही निकल के आया। तो क्या होता है, कभी कभी उपसर्ग पूरे शब्द का अर्थ ही चेंज कर देता है, उसका मतलब बदल देता है। ठीक है, कभी कभी तो सिर्फ परिवर्तन करता है और कभी कभी क्या करता है, उससे नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो परिवर्तन, वर्तन शब्द तो आप जानते ही हो, वर्तन का मतलब तो बर्तन होता है, पर परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज लाना, किसी भी चीज में चेंज लाना। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है आपका? परिवार। परिवार आप जानते ही हो, फैमिली है ना, परिवार फैमिली। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला क्या है? अगला उपसर्ग है हमारा बे। बे का मतलब होता है बिना। बे का मतलब क्या होता है? बिना। बेशक मतलब जिस पर हमने कोई शक नहीं किया वो बेशक है, बेशक हम आपका ये काम कर देंगे, बिना शक के हम आपका ये काम कर देंगे। ओके, तो बेशक। बे इसमें क्या है हमारा बच्चों? उपसर्ग है बे, और
मूल शब्द क्या है? शक। शक का मतलब आप जानते हो, किसी पर शक करना, किसी पर शंका करना। और बे मतलब बिना, तो बिना शक के मतलब हम आपका काम बिना शक के कर देंगे, बेशक कर देंगे, चिंता मत करो। तो बेशक हम आपका काम कर देंगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ करे हम आपका काम कर देंगे। चलिए अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? बेघर। तो बे आपका क्या है? उपसर्ग है, और घर क्या है? आपका मूल शब्द है। तो बेघर मतलब जिसके पास घर नहीं है वो क्या है बच्चों? बेघर है। बिना घर वाला व्यक्ति क्या हो गया? बेघर हो गया। तो आपको समझ आया? चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है? आपको पता ही है, बेईमान, बेईमान। ईमान तो आप जानते ही हो, जो व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है उसे हम ईमान बोलते हैं। ठीक है। तो अब बेईमान क्या होता है? जो व्यक्ति जिस पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते, जिस पर हम बिल्कुल भी भरोसा कर ही नहीं सकते कि वो व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेईमान। ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? बेईमान। मतलब जो ईमानदार नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? बेईमान। बिना ईमान वाला व्यक्ति उसे हम क्या बोलते हैं? बेईमान। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है? बेनाम। बेनाम का मतलब जाना, जिसका कोई नाम नहीं है, बिना नाम का व्यक्ति, बेनाम। जैसे अगर हमसे कोई रास्ते में मिला और उससे हमने नाम वाम नहीं पूछा और बातचीत करके हम वापस आ गए, तो किसी ने मुझसे पूछा उसका नाम क्या था, मैं कहूंगी बेनाम, हमें पता नहीं है उसका नाम क्या था। तो बेनाम, बिना नाम का। ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं बच्चों। तो अगला क्या है? वी। वी का मतलब होता है विभिन्न। वी का मतलब क्या होता है? विभिन्न। तो पहला शब्द है वियोग। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो है वी, और जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है बच्चों? योग। योग का मतलब आप जानते हो, किसी से मिलना। वियोग मतलब किसी से बिछड़ जाना। ठीक है। योग तो आप जानते ही हो, वियोग मतलब किसी से बिछड़ जाना, किसी से दूर हो जाना। ठीक है। चलिए अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? विकल। क्या है? विकल। विकल का मतलब क्या होता है बताइए जरा मुझे। विकल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों कल तो आप जानते हो मतलब टुमारो है ना, और वी मतलब विभिन्न। ठीक है। तो विकल से क्या बना पता है आपको? व्याकुल या फिर असमर्थ। व्याकुल मतलब किसी व्यक्ति से मिलने के लिए वो बहुत व्याकुल है, या किसी चीज को पाने के लिए वो व्याकुल है, या फिर असमर्थ। क्या होता है दूसरा मतलब? असमर्थ। तो विकल मतलब क्या होता है बच्चों? असमर्थ या फिर व्याकुल। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है विपक्ष। विपक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? दूसरा पक्ष। जैसे एक हमारे पक्ष में है, दूसरा विपक्ष में है, तो विपक्ष मतलब क्या होता है बच्चों? दूसरा पक्ष। विपक्ष मतलब दूसरा पक्ष। ठीक है। अगला इसमें जो हमारा बी है वो क्या है? उपसर्ग है, और पक्ष क्या है? हमारा मूल शब्द है। चलिए अगला क्या है? अगला है विदेश। क्या है? विदेश। विदेश का मतलब भी आप जानते ही हो, दूसरा देश। हमारा देश, अपना देश मतलब स्वदेश, और दूसरा देश मतलब विदेश। तो वी क्या है? इसमें हमारा उपसर्ग है, और देश क्या है बच्चों? हमारा मूल शब्द है। तो विदेश क्या हो गया? दूसरा देश। तो बच्चों आपको उपसर्ग समझ आए? उपसर्ग क्या होते हैं जरा बताइए एक बार मुझे। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। जैसे अगर हमें किसी भी शब्द के आगे हमने कोई भी उपसर्ग यूज कर दिया, कोई भी उपसर्ग लगाया, तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, या फिर उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक बार देख लेते हैं। जैसे दिया मैंने आपको एक शब्द पढ़, ठीक है, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? अन लगा दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? अनपढ़। पढ़ एक हमारा मूल शब्द है, और अन क्या है? उपसर्ग है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मेरे पास एक उपसर्ग है कु, ठीक है, और इसके आगे मैंने मूल शब्द क्या लगाया? पुत्र। ठीक है। तो मूल शब्द है हमारा पुत्र। तो कु पुत्र मतलब क्या हुआ? बुरा पुत्र। कु का मतलब बुरा होता है, पुत्र का मतलब बेटा होता है, बुरा बेटा। तो क्या हो गया? कुपुत्र। और सिर्फ अगर पुत्र होता तो बताओ क्या होता? जल्दी से क्या होता? पुत्र मतलब बेटा, है ना। पर हमने इसके आगे कु लगा दिए तो क्या बन गया? बताओ। पुत्र मतलब बेटा, और कु लगा दिया उसके आगे तो क्या बन गया? कुपुत्र।
मतलब बुरा बेटा। समझ आया? तो बच्चों आपको ये उपसर्ग समझ आए? चलिए, तो कल हम क्या सीखेंगे? कल हम प्रत्यय सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? कल हम प्रत्यय सीखेंगे। समझ आया आपको? चलिए, गुड बाय।